Hello everyone. Today's our topic is cloning vectors for plants. It's a very interesting topic. You all know that what are cloning vectors. Cloning vectors always help in biotechnology for taking some desired gene which are necessary in some infected organisms. So there are several vectors which are actually used for the cloning genes in plants and animals. In this topic we will study about cloning vectors in plants. Very common name, that is Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens, it is a bacteria which is present in soil. ये soil में पाया जाता है. It is a pathogenic bacteria because it cause ट्यूमर इनसाइड द डाइकॉट प्लांट्स. ठीक है बेटा, ये क्या करता है, मोस्टली जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हैं उनमें ये ट्यूमर कॉज करता है बिकॉज इट कंटेन ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स इन इट्स. यू ऑल नो दैट द बैक्टीरिया हैज इन एन एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए. एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इनका अपना जीनोम होता है. उसके अलावा एक अलग एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, दैट इज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड के स्पेशल फीचर्स ऑलरेडी आई टोल्ड टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, प्लाज्मिड्स ऑलवेज यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर. ये चूंकि नेचुरल बैक्टीरिया है, आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत ही नहीं. इसके अंदर खुद का जो प्लाज्मिड है वो किस तरीके से डाइकॉट प्लांट्स में ट्यूमर कॉज करता है. तो क्यों ना हम उस ट्यूमर कॉज करने वाली प्रॉपर्टी की जगह अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इंड्यूस कर दें उस एरिया में जहां पर ये ट्यूमर कॉजिंग जीन पाया जाता है, तो ये बैक्टीरिया सिंस इसका नेचर है कि ये इन्फेक्ट करेगा, तो ये उस जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम चाहते हैं, जो डिजायर्ड जीन है, ये उसको ले जाकर उस प्लांट में पहुंचा देगा. तो ये बहुत अच्छा मेथड है. इसमें बैक्टीरिया को एज ए क्लोन वेक्टर यूज किया जाता है. तो किस तरीके से ये बैक्टीरिया किसी प्लांट में अपना ट्यूमर कॉज करता है. फर्स्टली देयर इज अ नीड टू नो कि हाउ दिस बैक्टीरिया इंसर्ट इट्स ट्यूमर कॉजिंग जीन इनसाइड ऑल द डाइकॉट प्लांट्स. तो अभी मैं इसको बताऊंगी आपको. उससे पहले सम कॉमन जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है. ट्यूमर कॉज करने वाला है प्लाज्मिड है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के अंदर पाया जाता है. तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस इज कॉल्ड एज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेम द pathogen which is used as the natural genetic engineer and why. Then your answer will be Agrobacterium tumefaciens is a natural genetic engineer because it's a T1 plasmid, because of it's a T1 plasmid or TI plasmid. एक्सपेंड फॉर्म TI plasmid का भी पूछा जाता है, that is tumor inducing plasmid. ठीक है, tumor inducing plasmid is called as a tDNA and tDNA is transferred and incorporated into the host cell. जब ये जाएगा तो incorporate करेगा host cell DNA and it expressed along with host DNA. ठीक है, तो किस तरीके से ये अपने DNA को होस्ट में इंसर्ट करता है. दिस इज द डायग्राम वेयर यू कैन सी ये डाइकॉट प्लांट है बेटा, और किस तरीके से इसके अंदर ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई. इससे पहले मैं आपको ये कैसे वर्क करता है. देखो बेटा, किस तरीके से ट्यूमर इंड्यूस किया जाता है. ये कोई प्लांट का स्टेम है. ठीक है, प्लांट के स्टेम में, और यहाँ पर दिस इज अ बैक्टीरिया. इस बैक्टीरिया में क्या है, इस बैक्टीरिया का ये अपना डीएनए है बेटा. ठीक है, इसके अलावा इस बैक्टीरिया का ये आपका प्लाज्मिड. ठीक है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम, शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूं मैं, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है. तो जब ये बैक्टीरिया किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है, प्लांट को किस जगह से इन्फेक्ट करता है, प्लांट के स्टेम में अगर कोई वुंड हो जाता है, वुंड वाली जगह से ये कुछ केमिकल रिलीज करता है प्लांट का स्टेम. ये बैक्टीरिया उन केमिकल को सेंस करता है और उसी जगह पर ये अपना अटैक शुरू करता है. तो जैसे ही ये आपका अटैक करेगा
तो वहां पर ये क्या होता है, सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, प्लांट सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, ये उसका प्लाज्मिड है, ठीक है। ये प्लाज्मिड जैसे ही इसके अंदर एंटर करता है तो दिस इज द प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में कुछ स्पेशल पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं टीडीएनए। कंप्लीट प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। सम पोर्शन ऑफ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो इंसर्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज द टीडीएनए। क्लियर बेटा? इस प्लाज्मिड का केवल इतना पोर्शन जो किसी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, कंप्लीट जो प्लाज्मिड है दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, बट जो टीडीएनए वाला पोर्शन है सिर्फ उतना पोर्शन ही किसी होस्ट प्लांट यानी किसी प्लांट के अंदर एंटर कर दिया जाता है, ठीक है। इस स्पेशल पोर्शन में ऐसा होता क्या है, ठीक है। इस स्पेशल पोर्शन में बेटा यहाँ पर ऑक्सिन, आपको पता है ऑक्सिन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन है। साइटोकाइनिन, ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन टीडीएनए वाले पोर्शन में पाए जाते हैं। जैसे ही ये किसी भी प्लांट के स्टेम में एंटर करता है, सिंस स्टेम का अपना खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है, अपना खुद का जीनोम होता है, और स्टेम के अंदर भी साइटोकाइनिन्स और ऑक्सिन ये हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, ये स्टेम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर यहाँ पर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के जीनोम प्रेजेंट है। यहाँ पर एंटर करता है टीडीएनए, और टीडीएनए का साइटोकाइनिन और ऑक्सिन इस प्लांट के डीएनए के साथ मिलकर मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई क्या होता है कि प्लांट के अंदर आपको पता है किस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी कि इसका जो डीएनए है प्लांट कंटेंट का वो पहले डुप्लीकेशन करेगा, डुप्लीकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, डुप्लीकेशन देन ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से नए नए प्रोटीन्स फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। एक नेचुरल प्रोसेस है जो किसी भी प्लांट में उसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, ठीक है। तो जब ये टी प्लाज्मिड प्लांट्स के डीएनए के साथ मिलकर रेप्लिकेट करेगा तो डेफिनेटली इसके अंदर भी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन से जो अपने नंबर ऑफ कॉपीज बनाना शुरू कर देंगे। जितने भी नए जीन बनेंगे उसमें प्लांट्स के साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के अलावा टीडीएनए के साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जीन जो हार्मोन्स है उनका प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाता है। सिंस दीज आर द ग्रोथ हार्मोन्स, ये ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। इसी वजह से जो भी डाइकोट प्लांट होते हैं जिनमें इनका इन्फेक्शन होता है वहां पर एक ट्यूमर क्या होता है आपको पता है, ट्यूमर आगे जाकर कैंसर बन जाता है। तो ट्यूमर और कैंसरस सेल्स आर दे हैव लूज देयर प्रॉपर्टी टू स्टॉप, यानी कि ये स्टॉप नहीं होती है, दे कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड, दे हैव एबल टू डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली। तो कॉन्टिन्यूअसली यहाँ पर डिवीजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर गोल गोल आउटग्रोथ निकल आती है, ये आपका ट्यूमर सेल्स होती है, ट्यूमरस सेल्स होती है। इसी कहते हैं क्राउन गॉल डिसीज, क्राउन गॉल डिसीज। समझ आ गया? क्राउन गॉल डिसीज मीन्स ट्यूमरस सेल्स फॉर्म्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज अ बैक्टीरिया विच हैव अ प्लाज्मिड दैट इज नेम्ड एज TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का कुछ पोर्शन दैट इज कॉल्ड, जो एक्चुअली ट्यूमर कॉज करता है, मीन्स जो एक्चुअली इन्फेक्ट करता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज द टीडीएनए। उस केवल पोर्शन को टीडीएनए कहा जाता है, दैट इज टीडीएनए। ये टीडीएनए इन्फेक्ट करता है किसी भी प्लांट के अंदर और वहां पर ट्यूमर कॉज करता है। किस तरीके से ट्यूमर मीन्स आउटग्रोथ। ये ग्रोथ क्यों ज्यादा होने लग जाती है? क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है ग्रोथ करने वाले हार्मोन्स का। ये हार्मोन्स आपके होते हैं ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ये हार्मोन्स इस T1 जो आपका पोर्शन है टीडीएनए, यहाँ पर भी ये हार्मोन्स पाए जाते हैं। और ये प्लांट्स के जिस जगह पर इन्फेक्शन होता है वहां पर जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है उसमें भी साइटोकाइनिन्स और ऑक्सिन जीन प्रेजेंट होते हैं।
जब भी बैक्टीरिया अंदर एंटर करता है किसी भी सेल में तो ये उसके जीनोम के साथ मिलकर मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो इसीलिए जब ये टीडीएनए इस प्लांट के डीएनए के साथ मल्टीप्लाई, मतलब जब ये कंप्लीट ट्रांसलेशन पूरा करता है तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्लांट तो बना ही रहा है, उसके अलावा टीडीएनए इसके अंदर एंटर कर जाने से टीडीएनए के अंदर के साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाता है। तो ओवर प्रोडक्शन का मतलब ग्रोथ ज्यादा हो जाना उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर इन्फेक्शन हुआ है, कुछ यहाँ पर आउट ग्रोथ निकल आती है इस रिंग के फॉर्म में, दैट इज ट्यूमर। इसी को कहते हैं क्राउन गॉल डिसीज। समझ आ गया होगा आई होप। क्राउन गॉल डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस विच कॉज ट्यूमर बाय इट्स टीडीएनए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया किस तरीके से ये इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया किस तरीके से डाइकोट प्लांट्स में इन्फेक्ट करते हैं। ओके, नाउ अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ बेटा। यहां पर आप देखेंगे तो दिस इज द पिक्चर ऑफ डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट के पास ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास ये इसका अपना प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड, ये आप देखिए, जब ये इन्फेक्ट करता है तो इसका जो पोर्शन जो कॉज करता है डिसीज, दैट इज वायरुलेंट पोर्शन। इसे वायरुलेंट प्लाज्मिड भी कहा जाता है, जो टीडीएनए का पोर्शन है। तो अब यहाँ पर नीड क्या होती, क्यों ना हम इस इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए इस वायरुलेंट जो आपका डिसीज कॉज करने वाला जो जीन है उसको हम रिमूव कर दे। रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लीट आप देखिए, ये प्लाज्मिड है, यहाँ पर टीडीएनए वाला ये यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन है बेटा टीडीएनए। टीडीएनए में वायरुलेंट पोर्शन जहां पर केवल साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जीन प्रेजेंट थे, जो रेप्लिकेट, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू ग्रोथ को बढ़ा रहे थे, वो वायरुलेंट जीन को कट कर कर अगर हम वहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दे, वहां पर हम कोई ऐसा डिजायर्ड जीन लगा दे जिससे ये जो वायरुलेंट पोर्शन है, जो ये डिसीज है, ये रिमूव हो जाए, तो इसको यहाँ पर कट किया जाएगा। कट करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर हमें एंडोन्यूक्लियस का यूज करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट यहाँ पर बना दी जाती है, जिसके हेल्प से ये पूरा पोर्शन यहाँ से कट कर दिया जाता है जो वायरुलेंट कॉज करता है। जब इसको आप कट कर देंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके का पोर्शन मीन्स यहाँ पर आपका ये ब्लैंक हो गया। यहाँ पर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो हमें प्रॉपर्टी लगानी है हमने इस जगह पर इंसर्ट कर दी। जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो ये जो आपका प्लाज्मिड बनके तैयार होगा, दैट इज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू डीएनए ऐड हो गया। ठीक है बेटा, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से हमने वायरुलेंट पोर्शन को कट करके यहाँ पर ये अब नॉन वायरुलेंट प्लाज्मिड आपका रेडी हो गया। नॉन वायरुलेंट प्लाज्मिड में जिस पोर्शन पे वायरुलेंट जीन को रिमूव किया गया है वहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द फॉरेन जीन, यहाँ पर हमने इसको इंसर्ट कर दिया और इस तरीके से आपका ये फॉरेन जीन यहाँ पर एंटर कर जाता है। तो फॉरेन जीन यहाँ पर एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है बेटा, ये आपका नाउ बेटा दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बिकॉज इट कंटेन फॉरेन जीन। ठीक है, और इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने फिर से किसी ऐसे बैक्टीरिया में एंटर करा दिया जिसमें हमने ये प्रोसेस किया था। उसके बाद या फिर प्लाज्मिड फ्री किसी बैक्टीरिया में हम एंटर करते हैं और फिर बैक्टीरिया उसी तरीके से, चूंकि इसका नेचर है ये डाइकोट प्लांट में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा तो अब ये डाइकोट प्लांट में उसी तरीके से जैसे कि पहले वायरुलेंट जीन इन्फेक्ट कर रहा था, सेम उसी तरीके से ये बैक्टीरिया इस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। बट डिफरेंस क्या होगा कि अब ये जो बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, इट कंटेन
जीन ऑफ इंटरेस्ट और इट कंटेन डिजायर्ड जीन, जो हमें उस इन्फेक्शन को, सपोज वहां पर कैंसर हो चुका है उस प्लांट में, अब हमें कैंसर को रिमूव करने के लिए कोई एंटीबायोटिक, हमें प्रॉपर्टी यहाँ पर कोई एंटीबायोटिक जीन ऐड करना है, तो सबसे पहले हमने इसी बैक्टीरिया के उस वायरुलेंट जीन को रिमूव किया, किसी फॉरेन जीन को, फॉरेन जीन आपका एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक को आपने उस पोर्शन पे इंसर्ट कर दिया, नाउ इट इज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, इसको हमने फिर से बैक्टीरिया में डाल दिया और अब बैक्टीरिया वापस से उसी डाइकोट प्लांट में इन्फेक्ट करेगा, बट अब ये क्या रिलीज करेगा, वो वायरुलेंट की जगह वो नया जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी का जीन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरह काम करता है बैक्टीरिया। ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, इसके आर्टिफिशियल हमको प्लाज्मिड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये आप इसमें डायग्राम बनाएंगे, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, बट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन द टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर द प्लांट्स। उसके अलावा कुछ और भी क्लोनिंग वेक्टर्स हैं जो यूज किए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एक और क्लोनिंग वेक्टर यूज किया जाता है बेटा, दैट इज डिसआर्म्ड वायरसेस। डिसआर्म्ड वायरसेस का मतलब क्या होता है, तुमको पता है वायरसेस का मीनिंग, वायरस क्या करते हैं, किसी भी लिविंग सेल में जैसे अटैक करते हैं, दे हैव प्रॉपर्टी टू रेप्लिकेट, बहुत ज्यादा रेप्लिकेट कर सकते हैं ये होस्ट के डीएनए के साथ मिलकर। तो इसी वायरस के उन हार्मफुल जेनेटिक मटेरियल, उन हार्मफुल जीन को अगर रिमूव करके हम जीन ऑफ इंटरेस्ट, किसी होस्ट में जिस जीन की कमी है उस जीन को अगर हम वायरस में डाल दें, वायरस का जो जीन जो डिसीज कॉज करता है, जो वायरस चूंकि पैथोजन होते हैं, अगर वायरस के पैथोजेनिक जीन को ऑल्टर करके वहां पर कोई डिजायर्ड जीन अगर एंटर कर दिया जाता है, तो वायरस का चूंकि नेचर है वो इन्फेक्ट करेगा, बट अब अपने साथ वायरुलेंट जीन को ना ले जाकर नॉन वायरुलेंट जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर्ड जीन जो हम चाहते हैं वो उस होस्ट सेल में मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वायरस को भी यूज किया जाता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर। ज्यादातर वायरसेस का यूज एनिमल सेल्स के अंदर किया जाता है। तो अगर किसी वायरस का आप वो प्रॉपर्टी, डिसआर्म्ड का मतलब आपका वो हाथ कट कर दिया जाए जिससे आप काम करते हैं, तो वायरस में क्या होता है ये देखिए, अभी मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ये एक वायरस है, वायरस में अगर इतना पोर्शन वायरुलेंट है तो क्यों ना हम इस वायरुलेंट पोर्शन को कट कर दें। ठीक है, और ये एक हमारा डिजायर्ड जीन है। सपोज ये आपका, एक मिनट में इसको पूरा इरेज करके ठीक से बना के दिखाती हूँ आपको। हाँ यहाँ पर हमने इस वायरुलेंट पोर्शन को कट कर दिया, कट करने के बाद ये पोर्शन ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ अगर हमने, ये डिजायर्ड जीन है, ये डिजायर्ड जीन जो हमने इस वायरुलेंट की जगह एंटर कर दिया, नाउ दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप किसी होस्ट सेल में एंटर करा सकते हो जहां पर नीड है, वायरस इन्फेक्ट करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, वहां पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमने इस वायरस के इस वायरुलेंट जीन को हटा दिया तो ये डिसआर्म्ड हो जाता है। डिसआर्म्ड होना वायरस के लिए हार्मफुल है, लेकिन हम ह्यूमंस के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उस डिसआर्म वाले पोर्शन को हमने रिमूव करके जीन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू उसको अल्टर कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर ऐसे वेक्टर्स हैं जो यूज किए जाते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर आता है, कुछ और भी हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, जैसे एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स ऑलवेज यूज एज अ क्लोनिंग लार्ज डीएनए सेगमेंट्स विच आर बिगर देन 100 kb। जैसे आपका बैक्टीरिया में आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है, तो इसको बीएसी एक्सपेंड फॉर्म एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बीएसी आपका होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ठीक है, बीएसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। सॉरी बेटा ये बहुत बड़ा आ रहा है। YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। BAC इसकी एक्सपेंड फॉर्म आती है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसी तरीके से आता है YAC
ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, इनके क्रोमोसोम्स यूज किए जाते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में कई बार इनके एक्सपेंड फॉर्म पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कभी कभी यहाँ पर आ जाता है MAC। MAC क्या होता है? मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ठीक है, दीज आर द एक्सपेंड फॉर्म्स। MAC मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। इस तरीके से कई बार आता है आपका HAC ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ठीक है, हमारे अंदर भी कई बार थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल यूज किया जाता है एज ए आर्टिफिशियल, कुछ इसमें कंटेंट लगाया जाता है। ये बहुत एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इन सब का यूज किया जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अब आपका टॉपिक आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट क्या होता है? कॉम्पिटेंसी, इस पे शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी टू पिकअप, जो जीन आप किसी को डाला जाता है तो पिकअप जीन एंड प्लाज्मिड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो अगर हमने प्लाज्मिड में कोई दूसरा डिजायर्ड डीएनए किस तरीके से लगाया है, तो वो किस तरीके से होस्ट सेल में डाला जाता है, होस्ट सेल कैसे उस नए डीएनए कंटेंट को पिकअप करती है, दैट इज द कॉम्पिटेंसी। मीन्स अगर मेरे अंदर कोई नया डीएनए एंटर किया जाता है, ठीक है, तो मैं एक कॉम्पिटेंस होस्ट हूँ। इसी कॉम्पिटेंस होस्ट को ट्रांसजेनिक और GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी टू पिक अप जीन्स एंड प्लाज्मिड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक, किस तरीके से यहाँ पर आप वी विल स्टडी अबाउट किस तरीके से कॉम्पिटेंसी मीन्स किस तरीके से कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, वो कितने ऐसे मेथड हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड हैं ये जो भी आपके ट्रांसफर किए जाते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड आता है बेटा, अभी मैं आपको, आप नोट कर लीजिए चाहे तो, यहाँ पर किस किस तरीके से कौन कौन से मेथड हैं कॉम्पिटेंसी होस्ट बनाने के लिए। मेनली 2 मेथड्स पाए जाते हैं, केमिकल एंड फिजिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड्स में क्या होता है, सेल इज ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट, मीन्स किसी भी डाइवेलेंट कैटायंस लाइक मैग्नीशियम आयन हो सकता है। डाइवेलेंट का मतलब विच हैव 2 वैलेंसीज। ठीक है, मैग्नीशियम आयन भी हो सकता है, कैल्शियम आयन भी हो सकता है। तो जो भी आपकी होस्ट होती है, इनको ट्रीट किया जाता है स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस लाइक कैल्शियम आयन। किस लिए किया जाता है ट्रीट? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहाँ पर अगर इसको ट्रीट करते हैं तो जो सेल होती है उसमें छोटे छोटे पोर बन जाते हैं। पोर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि डीएनए इजीली उस पोर के थ्रू होस्ट सेल में एंटर कर जाए। डीएनए में ऐसा क्या होता है जो एंटर नहीं करता है? डीएनए का नेचर हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से वो बहुत जल्दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर्ड करके अंदर एंटर नहीं कर पाता। सो देयर इज अ नीड टू फॉर्म सम स्मॉल पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेल को ट्रीट किया जाता है बाय द डाइवेलेंट कैटायंस। डाइवेलेंट आपके कैल्शियम आयन हो सकते हैं, मैग्नीशियम आयन हो सकते हैं। 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इनमें डीएनए को इंक्यूबेट करने के लिए 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे क्या होता है 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने के तुरंत बाद इनको आइस में डाला जाता है। इसे कहते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। ये एक अलग से शॉर्ट नोट आता है, व्हाट इज हीट शॉक ट्रीटमेंट? मीन्स व्हेन द सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस followed by the placing them briefly at 42 degree Celsius temperature and then putting it back in putting it back on ice. It is called heat shock treatment. ठीक है, एक तो ये मेथड होता है केमिकल। दूसरा मेथड होता है फिजिकल। फिजिकल मेथड्स में क्या क्या आते हैं? फिजिकल मेथड्स आता है आपका बेटा माइक्रो इंजेक्शन मेथड, बायोलिस्टिक मेथड। ठीक है, और एक अभी मैंने पढ़ाया था आपको डिसआर्म्ड पैथोजन मेथड। डिसआर्म्ड पैथोजन में क्या होता है, जो वेक्टर्स है एज ए वायरस है, इसको डिसआर्म्ड करके हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट करके वायरस को हम एंटर करा सकते हैं। आपका माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या होता है?
यहाँ पर देखो आप किस तरीके से डायरेक्ट अंदर एंटर किया गया है निडल के थ्रू डीएनए को। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर्ड करना है तो डाइवेलेंट कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन के थ्रू यहाँ पर पोर बनाए जाते हैं जिससे आपका डीएनए एंटर करता है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड डायरेक्ट इंसर्शन का मेथड होता है। इसमें डायरेक्ट इंसर्शन में आपका डायरेक्टली जो इंजेक्शन होता है वो जिसमें आपका डीएनए कंटेंट होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको डायरेक्ट एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करा दिया जाता है। ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड होता है। एक होता है आपका बेटा गन मेथड, बायोलिस्टिक गन मेथड, बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। इसमें क्या होता है, टंगस्टन है, ये छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड के या टंगस्टन के, इनके ऊपर डीएनए की कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, इनके ऊपर जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, here you can see यहाँ पर क्या करते हैं, ये गोल्ड है, ये टंगस्टन है। ठीक है, इनके ये आपका गोल्ड है, ये टंगस्टन, इनके ऊपर जीन की कोटिंग यानी कि इनके ऊपर आपका डीएनए जो आपको चाहिए उसकी कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, फिर इनको एक गन लाइक, जैसे गन होता है, अब गन तो मुझे बनाना नहीं आएगा, कुछ इस टाइप से, तो ये गन के थ्रू सीधे प्लांट के अंदर इंसर्ट यानी बमबारी की जाती है, बॉम्बर्ड किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये टंगस्टन, ये जो आपका टंगस्टन है, गोल्ड है, ये पार्टिकल्स गन के थ्रू सेल के अंदर एंटर कर दिए जाते हैं। और इनके ऊपर चूंकि कोटिंग होती है तो जो भी जेनेटिक मटेरियल, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया गया है वो ऑलरेडी सेल के अंदर एंटर कर चुका होता है। तो ये भी एक मेथड है, इट इज कॉल्ड एज द बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। दीज आर द सम मेथड फॉर द कॉम्पिटेंसी। ठीक है, किस तरीके से किसी भी सेल को कॉम्पिटेंट सेल बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा टॉपिक था ये, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। ओके बेटा, नाउ बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन आवर न्यू लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।